मैं अपने ही घर में कपड़े सिलाई किया करता था। मेरे सिले हुए कपड़े मोहल्ले की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। वो सब मुझसे खुशी खुशी कपड़े सिलवाती। एक दिन मेरी बांजी मेरी दुकान पर आई। कहने लगी, चचा आज तो मुझे आप ऐसे कपड़े सिलाई करके दें जो कि पहले कभी किसी को ना ही करके दिए हो। मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन पहनना चाहती हूँ। अपनी बांजी की बात पर मैंने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, बस मुझे थोड़े दिन का वक्त दे दो। बोली कि चचा वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आप ऐसा कीजिए कि 2 दिन में मेरे कपड़े सिलाई कर दें। फिर मैंने सऊदी अरब भी जाना है। आपको तो पता है मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। आपके बनाए हुए कपड़े मुझे याद रहेंगे, आपकी याद दिलाते रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बाकी ख़वातीन के कपड़े फ़िलहाल सिलाई नहीं करूँगा, तुम जो कहती हो वही करूँगा। यूँ मैंने बाकी औरतों के कपड़े थोड़ी देर के लिए पसे पुश डाल दिए और अपनी भतीजी के कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ हो गया। मैंने काफ़ी देर गुजार दी थी। मैं जानता था कि मेरी भतीजी वापस पाकिस्तान कई सालों के बाद आएगी, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ ऐसा सिलाई करना चाहता था जो उसे वहाँ जाकर भी मेरी याद दिलाए। उसे एहसास हो कि उसके चचा ने उसके कितनी मेहनत से कपड़े सिलाई किए हैं। खैर से मैंने बहुत ही उम्दा जोड़ा सिलाई किया। जब मेरी भतीजी अमन ने वो देखा तो खुशी से चलाने लगी। बोली कि चचा आप तो वाकया मास्टर के भी मास्टर निकले। मैं तो सोचती थी कि लोग वैसे ही आपका लिहाज करते हैं, मुरव्वत में आपसे कपड़े सिलवा लेते हैं, मगर आप तो बहुत ही उम्दा सिलाई करते हैं। चचा आपके तो कोई जवाब ही नहीं। मैं अपनी भतीजी को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। कहने लगी कि मैं ये सऊदी अरब जाकर अपनी सहेलियों को भी दिखाऊंगी। मैं बड़ा खुश हुआ था। मेरे लिए तो ये एक मामूली सूट था जो कि मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत से सिलाई किया था। उसने मुझे उसकी बेतहाशा उजरत देना चाही, मगर मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं अपने भाई से अक्सर ही नाला रहता था। मेरा भाई मुझसे नफ़रत करता था, इसीलिए मेरा भी दिल नहीं चाहा कि मैं अपने भाई के लाए हुए तोहफे या फिर उसकी कमाई हुई रकम को कबूल करूं। मुझे ना जाने क्यों ऐसा महसूस होता जैसे मेरा भाई आज भी मुझसे शिकवा कर रहा है। मैंने अपनी भतीजी से पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगी, ठीक है चचा, मैं आपको इसका एहसास सिला दूंगी कि आप ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मैंने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन इस बात को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी भतीजी को सऊदी अरब से कॉल आई। उसने मुझे फ़ोन पर सलाम दुआ करने के बाद कहा कि मेरी एक सहेली है जो आपसे बात करना चाहती है, लेकिन वो अरबी बोलती है, आपको समझ नहीं आएगी। वो तर्जमा करेगी तो मैं आपको साथ साथ ही उसका तर्जमा बताऊंगी। यूँ मैंने उसकी सहेली से बात की जो ये कह रही थी कि चचा आप तो कमाल की सिलाई करते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दुनिया में इतने भी माहिर कारीगर हैं, हम जैसे लोगों को मुयस्सर हो सकते हैं। आपको पता है कि मैं बहुत अमीर बाप की बेटी हूँ, मगर फिर भी इस कदर उम्दा डिज़ाइन मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि ये तो करोड़ों की बात है और ऐसे डिज़ाइनर सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होते हैं जो या तो बहुत बड़े फिल्म के स्टार होते हैं या फिर सियासतदान। मेरे बाबा एक कारोबारी आदमी हैं, वो भी यहाँ की उम्रा में शुमार होते हैं, पर फिर भी आपके डिज़ाइन का तो जवाब ही नहीं। मैं आपसे कपड़े बनवाकर अपनी बाकी सभी सहेलियों को तोहफे में देना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा, ज़रूर बेटी, तुम मुझे बताओ कि मैं किस किस्म के कपड़े लेकर कैसा डिज़ाइन बनाकर तुम्हें भेजूँ। मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा करने में। बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप वहाँ पर बैठकर कपड़े सिलाई नहीं कर सकते। मैं परेशान हो गया। तभी उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उसने मेरा काम अपने बाप को भी दिखा दिया है। उसका बाप चाहता है कि मैं वहीं सऊदी अरब में आकर एक कपड़े की दुकान खोल लूँ, जिसमें वो लोग मेरी मदद करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। मुझे खुद से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं ये बात सुनकर फूले न समाया। मुझे तो खुद बाहर जाने की बहुत आरज़ू थी, और फिर सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन में जाना मेरे जैसे इंसान ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मेरा नंबर नोट कर लो, मुझसे फ़ोन पर राब्ते में रहना। और हाँ, मैंने अपनी भतीजी को भी ये कहा कि तुम ये बात अपने तक ही रखना, अभी किसी को मत बताना। मेरी भतीजी को ये बात ज़्यादा समझ नहीं आई थी। खैर, उसने जाकर सभी को ये बात बता दी। मेरी बीवी भी बहुत खुश हुई कि अब मेरे वीज़े और टिकट की तैयारियां होने लगीं। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था,
पर रफ्ता रफ्ता मुझे जैसे उस ख्वाब की हकीकत पर यकीन होने लगा कि मैं भी सऊदी अरब जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं खुला पैसा कमाऊँगा, अपने बीवी बच्चों को ऐश करवाऊँगा। मेरी खुशी की इंतहा ना थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे ज़हन को बदल कर रख दिया। मेरे ज़हन ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी बदल कर रख दिया था। खैर से जल्द ही मेरे वीज़े और टिकट के इंतज़ामात हो गए थे। मेरी बीवी बहुत खुश थी, बच्चियाँ भी खुशी मना रही थीं कि अब्बा को इतने अरसे के बाद अपना अरमान पूरा करने का मौका मिलेगा। मेरी बीवी कह रही थी कि अब तो हमें बच्चियों का जहेज़ भी जोड़ना है। अल्लाह ने सही वक़्त पर आपको अपनी ज़मीन पर बुलाया है। मैं खुशी खुशी सऊदी अरब चला गया। वहाँ जाकर उसी लड़की ने मुझे एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल भी किया। कहने लगी, आप बहुत ही कारीगर और हुनरमंद इंसान हैं। आपके हुनर की सही जगह पर कदर होगी। मुझे अफसोस है कि इससे पहले किसी ने भी आपकी कदर नहीं की। मैं बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा था। वो मुझे अपने घर के अंदर लेके चली गई। उसका बाप भी मुझसे बड़े अच्छे तरीके से मिला। कहने लगा, मेरी बेटी आपके कपड़ों की बहुत तारीफ कर रही थी। मेरी बेटी को आम खास कोई चीज़ पसंद नहीं आती। उस आदमी का घर क्या था, एक महल था, जिसे देखकर मैं भी हैरान रह गया था। जबकि एमन, जो कि मेरी भतीजी थी, वो भी मेरे साथ वहीं पर आई थी। वो भी खुश लग रही थी। मुझे एहसास महरूमी भी हो रहा था, क्योंकि एमन का बाप मुझसे अभी तक नहीं मिला था, ना ही उसे मेरे यहाँ आने पर कोई खुशी हुई थी। मैं उससे खुद ही बातचीत करना चाहता था, लेकिन एमन ने मुझे कहा कि अब्बा जान आपसे नाराज़ हैं। वो पुरानी बातों को अभी तक नहीं भुलाते। आप फिक्र नहीं करें, जब आपके पास भी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तब अब्बा का दिल का मैल खुद ही दिल से उतर जाएगा। अब्बा आपसे शायद इसीलिए नफ़रत करते हैं कि आप अभी तक कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, जब आप अब्बा के जितना कमाना शुरू हो जाएंगे, तो अब्बा भी आपको सलाम करेंगे। मैं अमन की शफाफ दिली पर हैरान था, लेकिन वो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी की जगह थी। सो मैंने उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। उस लड़की जिसका नाम निजात था, मुझे वो अपने साथ ले गई। उसने मुझे अपने बाप के उस मैनेजर से मिलवाया, जिसने बाकी सारा काम संभालना था। इस आदमी का नाम कमाल था। कमाल मुझे मेरा दफ्तर दिखाया। मैं हैरान हुआ। एमन की सहेली ने मेरे लिए सब कुछ पहले का ही तैयार कर रखा था। यूँ मैं जाकर उस दफ्तर में बैठ गया। यहाँ पर जदीद किस्म की सिलाई मशीनें भी लगी थीं। हर किस्म का इंतज़ाम मौजूद था। मैंने देखा इस कमरे में हर तरह के खाने पीने और दूसरी तीसरी अशिया भी मौजूद थीं। मैं बड़ा ही खुश हुआ था। मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। पहले पहल मुझे काम थोड़ा मुश्किल लगा था, क्योंकि यहाँ पर रेशमी कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कॉटन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये लोग किसी और चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते जितना कि रेशम का करते हैं। रेशम का कपड़ा ज़रा हाथ में आराम से नहीं आता। मुझे शुरू शुरू में मुश्किल हुई, पर फिर मैंने सीख लिया। मेरे बनाए हुए डिज़ाइन यहाँ भी मशहूर होने लगे। मेरी सिलाई इतनी उम्दा होती कि जो भी देखता वो मुझसे ही कपड़े बनवाने आता। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब बात हुई। मैं अपने कपड़े सिलाई कर रहा था कि मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा एक अजीब सी औरत आई थी। कहने लगी, मैंने आपसे कपड़े सिलवाने हैं, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नाप वगैरह भी सिलाऊंगी, और हाँ, एक और भी चीज़ जो कि बहुत ख़ास है, वो आपने मेरे कपड़े में रखनी है। मैंने हैरान होकर उस औरत को देखा। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, पर वो मुझे ज़रा भी समझ नहीं आई कि मैंने उसे कहाँ देखा था। खैर, वो मेरे टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अजीब सा था। उसने अपना आधा चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। मैंने देखा उसके हाथ में एक थैली थी। उस थैली में ना जाने क्या था। कहने लगी, मास्टर साहब, आप तो पहले मेरा नाप ले लीजिए। मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, मोहतरमा माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ख़वातीन का नाप नहीं लेता। आप मुझे नाप लाकर कपड़े ला कर दें, या फिर अपना नाप किसी औरत से करवा लें। उसके बाद मुझे लिख कर दे दें। मेरी बात सुनकर उस औरत ने खफकी भरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, आप तो बड़े ही अजीब हैं। आपको तो चाहिए था मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाते। मैंने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, आप ये कैसी बातें कर रही हैं मेरे साथ? मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं तो आपको अपनी बहन बेटी समझता हूँ। मैंने हमेशा औरतों की इज्जत ही की है। आप जो कह रही हैं वो मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वो कहने लगी कि अच्छा चलो ठीक है, ये मेरे नाप के कपड़े ले लो, इन्हीं पर कपड़े सिलाई कर देना। पर हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना। मैंने तजस्सुस भरी नज़रों से इस औरत को देखा। अभी तक मुझे उसका चेहरा पहचानने में दिक्कत हो रही थी।
कौन थी वो, क्या थी, मेरी समझ में कुछ नहीं था। खैर उसने मुझसे कहा कि ये कपड़े तुम रख लो, मैं 2 दिन के बाद दोबारा आऊँगी। वो औरत वहाँ से ये कहकर चली गई। मुझे उसकी बातें कुछ खास समझ नहीं आई थी। काफ़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में ही बैठा था कि अमन की सहेली मेरे कमरे में दाखिल हुई। निजात ने आते ही मुझे मेज़ पर 10-12 सूट रखते हुए कहा था, आप ये बना दीजिएगा, मेरी एक बहुत ही ख़ास सहेली की शादी आ रही है। मैं उस शादी में बहुत उम्दा कपड़े पहनकर जाना चाहती हूँ। ये 3 से 4 दिनों के कपड़े हैं, साथ ही मेरी बहन के भी हैं। मैंने नाप भी अलग-अलग रख दिया है। आप सिलाई करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैंने मोहब्बत भरी नज़र से उस लड़की की तरफ देखा। अगर उसके कपड़े सिलाई करके रख दिए, मैंने सारे कपड़े आज ही सिलाई करना थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अगले हफ्ते अपने घर भी चला जाऊंगा। मुझे वैसे तो निजात के बाप ने किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रखी थी। मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर वापस अपने वतन पाकिस्तान जाना चाहता था कि तभी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे सबक भी सिखा दिया और मेरे भाई की नफ़रत को भी मेरे सामने ले आया। निजात जो मेरे पास कपड़े रख कर गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कीमती मलबूसात थे। मैंने उन्हें एक-एक करके सिलाई कर रहा था, तभी वही औरत मेरे सामने आ गई। वो आते ही मेरे दफ्तर की कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, लगता है आपने अभी तक मेरा जोड़ा सिलाई नहीं किया। करते भी कैसे? आप तो निजात के कपड़े सिलाई करने में लगे होंगे। मैंने हैरत से उसे देखा था। आप कौन हैं? निजात को कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? उसने बड़ी ही अजीब से लहजे में कहा था। फिर वहाँ से उठकर चली गई और वापस आते हुए बोली, अरे मेरे पास आपके लिए एक चीज़ है, लेकर आई थी। हाँ, आपने मेरे पास से लेकर मेरे काबू में रख दिए हैं। वो मेरे पास आकर बिल्कुल काउंटर के पास खड़ी हो गई थी। उसके हाथ से पानी का गिलास छलका और मेरे कपड़ों पर आ गिरा। देखते ही देखते मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। सख्त सर्दी का मौसम था, मुझे सर्दी लगने लगी। वो लड़की मेरी तरफ इशारा करके बोली, ओहो, मुझे माफ़ कीजिएगा, गलती से पानी आपके ऊपर गिर गया। आप जाकर ये कपड़े तब्दील कराएं। बस उसने ये कहा। मैंने सोचा कि मैं ऐसा ही करता हूँ। ठंड में ठठरने से तो बेहतर है कि मैं जाकर अपने कपड़े ही तब्दील कराऊँ। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जाकर अपने कपड़े तब्दील किए। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। वह वापसी पर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अभी तो वो यहाँ थी, फिर कहाँ चली गई थी। ठीक 2 मिनट के बाद वो दोबारा से मेरे दफ्तर में दाखिल हुई। मैंने कहा, आप कहाँ गई थीं? कहने लगी कि बस मैं कोई ज़रूरी काम निपटाने के लिए गई थी। आपसे मुझे ये कहना था कि मेरे कपड़ों में मछली के अंडे ज़रूर रखिएगा। क्या कहा आपने? मैंने हैरत से उसकी तरफ देख कर कहा। मछली के अंडे? हज़रत मेरे कमरे में ज़रूर रखिएगा। कपड़ों के अंदर एक जेब बनाइएगा तो उसमें रख दीजिएगा मछली के अंडे। आप सही कह रही हैं ना ये? मैंने गलत सुना है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। लेकिन मैं क्यों मछली के अंडे रखने लगा? आप खुद लेकर रख लीजिए। मुझे क्या पता कहाँ से मिलते हैं मछली के अंडे। मैंने हैरत से कहा तो बोली, आप कैसे दर्जी हैं? आपको ये नहीं पता कि आपके गाहक क्या चाहते हैं और आप भूल गए हैं? शायद ये तो सऊदी अरब की सारी ही औरतें करती हैं। वो अपने कपड़ों में मछली के अंडे रखवाती हैं। मैं हैरान हो गया। मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ा। मोहतरमा, आप मुझे पागल समझ रही हैं? क्या समझा आपने? माना मैं यहाँ पर नया आया हूँ, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में पता ना हो। मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि मछली के अंडे कोई भी खातून अपने कपड़े में क्यों रखवाएगी। इनसे तो बदबू आती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मोहतरम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के दिनों में तो ख़वातीन ऐसा ज़रूर करवाती हैं, इससे बरकत होती है। कहा जाता है कि जिनके कपड़ों में मछली के अंडे रखे जाते हैं, वो बहुत देर तक पहनने वाले के नसीब में होते हैं। लगता है कि आपको यहाँ के रस्म व रिवाज का कुछ इल्म नहीं। इस औरत की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। एक तो मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही थी कि मैंने उसे देखा कहाँ है। ऊपर से उसकी अजीबोगरीब बातें तो बिल्कुल समझ से ही बाहर थीं। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, लेकिन आप कहती हैं तो मैं आपके कपड़ों में रख दूंगा। अलबत्ता मैं ये नहीं जानता कि मछली के अंडे मिलते कहाँ से हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आपको मछली के अंडे ला कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? मैंने परेशान होकर पूछा। शर्त तो मैं आपको वापसी पर ही बताऊंगी। फिलहाल मैं किसी काम से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ज़रूर बताइएगा। उसके जाने के बाद शायद मैं किसी और से पूछता, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मुझे बहुत तेज़ किस्म की नींद आ रही थी। मैंने खाना खाया और सोने के लिए लेट गया। अगले दिन सुबह मेरी आँख खुली तो याद आया कि मैंने काफ़ी सारे कपड़े सिलाई करने हैं।
सबसे पहले तो मैंने निजात के कपड़े निकाले जो उसने मुझे ख़ास तौर पर दिए थे। मैं तो उसका शुक्र अदा करता और हमेशा यही कहता कि बेटी, मेरे कपड़ों में कोई भी नुक्स नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। निजात से मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पर मेरे सभी डिज़ाइन मशहूर भी होने लगे थे। खैर से अगले ही दिन वो औरत दोबारा आ गई। उसने आकर मुझे बताया कि मैंने मछली के अंडे खरीद लिए हैं, लेकिन अब आपको ये सब औरतों के कपड़ों में रखने होंगे। मैं उनको तोहफ़ा देना चाहती हूँ। आप नहीं जानते वो सब कितनी खुश होंगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मछली के अंडे मैं आपके कपड़ों में तो रख दूँगा, बाकी औरतों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करूँगा तो कोई भी मेरे गाहक में नहीं बनेगा, ना ही मुझसे कपड़े सिलाई करवाएगा। कहने लगी, आपको मेरी कसम है। मैं चुप हो गया। मैंने कहा, बीबी आप हैं कौन जिसकी मैं कसम खाऊं? मैं उसकी बात सुनकर सख्त नाराज़ हुआ था, लेकिन वो औरत भी बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसकी ये बात वक्ती मानने के लिए कह दिया कि ठीक है, तुम अंडे रख दो, मैं सब ख़वातीन के कपड़ों में रख दूंगा। मुझे तो वो पागल ही लगी थी। उसके जाने के फ़ौरन बाद मैंने अमन को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा, बेटी अगर तुम मेरी दुकान पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ। एमन मेरी बहुत इज्जत करती थी, कदर करती थी और अक्सर अपने बाप के रवैये की माफ़ी मांगती, कहती कि मैं आ रही हूँ। मेरी दुकान पर आई तो मैंने उसे सारी बात समझा दी। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर पकड़ लिया और बोली, चचा आपने निजात के कपड़ों में तो वो अंडे नहीं रखे। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे पागल समझा है। बोली कि बस रखिएगा भी मत, और मैं जानती हूँ कि वो औरत कौन है। उसे आप भी जानते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। वो मेरी अम्मी की मशहूर खादमा है जो वो पाकिस्तान से लेकर आई थी। याद है आपको, ज़ुबैदा नाम था उसका। मैंने जहन पर जोर दिया तो मुझे वो औरत याद आ गई। अरे हाँ, ज़ुबैदा, लेकिन वो ये काम क्यों कर रही है? मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मेरे बोले चचा कि जब से अब्बा को आपके यहाँ के आने की खबर मिली है, अब्बा समेत अम्मा भी बेचैन है। खुदा जाने उन्हें आपसे क्या बुग़्ज़ है। आप तो अपने हिस्से का खा रहे हैं, लेकिन पहले तो वो मुझे कोस रहे थे कि तुमने निजात को क्यों बताया, क्यों इस कंगले को पाकिस्तान से सऊदी अरब बुलाया। ये वही ठीक था, जो उसके नसीब में था उसको मिल जाता। तुम खामखा लोगों से हमदर्दी ना किया करो। और फिर जब उनकी दाल ना गली, मैंने आपकी तशहीर कर दी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने यही बताया था कि आप बहुत लालची हैं, कपड़े सही नहीं सिलाई करते और रिश्तेदारों से सिलाई भी ज़्यादा लेते हैं। आपने मुझे एक डेला नहीं दिया था। मैं आपके इस सलूक से मुतासिर हुई। मैंने यहाँ आकर आपके डिज़ाइन की खूब तशहीर की। बस फिर अब आप यहाँ आ गए। ये भी आपका नसीब था। अम्मा अब्बा को ये बात पसंद नहीं थी, तभी उन्होंने ज़ुबैदा को भेजा ताकि वो आपको वर्गला सकें और आप किसी तरह निजात के कपड़े ख़राब कर दें। निजात कपड़ों के मामले में बहुत हसास है। उसने ये कपड़े करोड़ों में लिए हैं और आपको दिए हैं। अगर आप ये ख़राब कर देते तो ना जाने क्या होता। शायद कि आपको वापिस ही जाना पड़ जाता। निजात अपने कपड़ों के मामले में बहुत सख्त है, और फिर ये तो बहुत ही बचकाना हरकत है जो ज़ुबैदा ने आपको वर्गलाने की कोशिश की है। मैं हैरान रह गया कि लोग हसद में कितना गिर जाते हैं कि दूसरे की रोज़ी रोटी ही छीनना चाहते हैं। खैर मैंने एमन को कुछ नहीं कहा, ना उसे इसकी माँ बाप के खिलाफ कुछ बताया। मैं जानता था कि उसे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत से वो खुद भी वाकिफ़ थी। बहरहाल उसके बाद मैंने 10 साल सऊदी अरब में काम किया। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी मुझसे माफ़ी मांगी और ना ही ज़ुबैदा की मालकिन ने, क्योंकि उन लोगों ने जो हरकत की थी वो नाकाबिले तलाफ़ी थी। और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि जिसने मेरे रिज़्क़ का वसीला मेरी अपनी भतीजी को बनाया, वरना अगर मेरे भाई की तबस से मुझे कुछ मिल जाता तो शायद वो सारी ज़िंदगी मुझे तानों से नवाजता रहता।